डिसीजन लिया, बॉस से बोला सर आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये बाइनरी है, यहाँ पे समय और पोजीशन का जो पोजीशन लेते हैं, पोजीशन सिक्योर करते हैं, उसका बड़ा महत्व है। जैसा उन्होंने मुझे प्लान में बताया था प्रेजेंटेशन में, मैंने उसको बोला मैं आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके साथ में एक साइड मैं हूँ, 50% काम तो मैं कर ही लूँगा, बाकी मेरा जैसा कोई और पकड़ लेना। सर 3 और 4 और जब मिल के काम करेंगे तो काम तो हो ही जाएगा। लेकिन ईगो, ऐसा कौन सा वो भैंस किस काम की जो दूध ना दे, और बॉस किस काम का जिसके ईगो ना हो। एक कहावत है कि नहीं है? भैंस दूध की वजह से ही जंगल से पकड़ के लाई जाती थी, तो आज पालतू बन गई, और बॉस भी ईगो के चलते एक 6x8 की जेल में हमेशा के लिए बंद हो गए। ऑफिस का साइज क्या होता है? 10x10 का, 10x10 का। तो वो कभी उनको जिंदगी में पैरोल या जमानत नहीं मिलती। लास्ट में देखा जाता है कि अब ये किसी काम के नहीं है तो बाहर उठा के फेंक दिया जाता है। मैंने बॉस को समझाया, बॉस ने बोला नहीं, एक दिन में या एक रात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज वो एक दिन और एक रात का फर्क जानना चाहते हो? 15 करोड़ रुपए। थैंक यू। वो जब जब मुझसे मिले या मिलते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं, ओम प्रकाश वो मेरी जिंदगी की काली रात थी जो मैं डिसीजन नहीं ले पाया। मैंने कही बॉस भैया तेरी होगी काली, वो तो मेरी सुहाग रात थी जो जिंदगी बदल गई। लेकिन सुबह का वेट कर रहा था, ऑफिस में गया, नया नया था, पोस्टिंग आया था, 2 4 6 लोग स्टाफ के थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कब मैं 36 लाख के नजदीक पहुंचूं। जैसे ही टी ब्रेक हुआ, उसमें टाइपिंग क्लर्क तो था ही, सरकारी टाइपिंग पेपर था, पेन था, और उन सबको 6-7 को ही मैंने ब्रेक में 5 मिनट में प्लान दिखा दिया गोला काट के, और उनसे पूछा भैया कैसा लगा? तो बड़े मुस्कुरा के, सीरियस होके और धीरे से पूछे क्या कैसा लगा, और साथ में मुझे एक सलाह और दे दी कि ओम प्रकाश जी कल तक तो बढ़िया थे, आज तबीयत तो ठीक है ना? बोला तुम ये कहां फंस गया? तुमको किसने ये टोपी पहना दी? तुमको किसने बेवकूफ बना दिया? मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं होता। ऊपर वाले की 2 फैक्ट्री हैं, एक में मजदूर पैदा होते हैं, एक में मालिक पैदा होते हैं। हम और आप उस मजदूर वाली फैक्ट्री ने मालिक ऊपर वाले ने भेजा है। अब एक आदमी को 10 लोग बोलने लगे कि ये पागल हो गया, पागल हो गया है। आधा पागल तो सुन सुन के थोड़ी देर में ही हो जाता है। मैंने अपने अपलाइन को फोन, क्योंकि मेरे पास उस टाइम मोबाइल नहीं था, 2001 की बात है, ये 2001 की बात है। मैंने सरकारी फोन से, डिब्बे वाले से उनके मोबाइल पे फोन लगाया, और करीब करीब मेरी समझ से 12 के आसपास की बात होगी। तो वो डीडी बनाने के ड्राफ्ट ड्राफ्ट जो अब तो ऑनलाइन हो गया है, पहले डिमांड ड्राफ्ट भेजे जाते थे। उन्होंने तो सोचा कि ये शायद कोई और डीडी की बात कर रहे होंगे। मैंने धीरे से पूछा सर मेरा ड्राफ्ट बन गया क्या? तो उन्होंने बोला यार काम थोड़ा ज्यादा था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना था, मैं जस्ट अभी बैंक जा रहा हूं। मैंने बोला थैंक्स गॉड। फिर धीरे से बोला सर मैं फौजी आदमी हूं, बड़ी मुश्किल से पैसा किया है, अगर मुझे आप वापस कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। वो मुस्कुराए, उन्होंने बोला ठीक है ओम प्रकाश जी, क्योंकि वो बहुत समझदार थे, उनके पास तो ऐसे बहुत सारे अनुभव थे, उन लोगों के सामने बहुत सामना किया था। उन्होंने बोला जरूर कोई गड़बड़ है। बोला ओम प्रकाश जी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कल बोलते या शाम को बोलते तो शायद अगर ये ड्राफ्ट चला गया होता, लेकिन अभी ये मेरे हाथ में है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपका पैसा दोपहर को देने आ रहा हूं, जो आपका ऑफिस खत्म होगा वही मिलते हैं। कलेजे को ठंडक मिली। मैं तो घड़ी देख रहा था, 2 जैसे ही बजे मेरा अपलाइन आ गया। मैंने बोला सर आइए सर, हाथ मिलाया। बोला सर वो पैसे लाए क्या? तो बड़ी मुस्कुरा के बोले ओम प्रकाश जी मैं अपने कारोबार में बिजी हो जाऊंगा, तुम अपने जॉब में बिजी हो जाओगे, आज ये मौका है हम एक एक कप साथ में चाय पिए, और चलो घर चल के एक कप चाय पियेंगे, क्योंकि ऑफिस के पास ही मेरा ऑफिस, सरकारी क्वार्टर सबको पता है नज़दीकी होते हैं। वहाँ गए, चाय बन रही थी, जब तक एक छोटी सी किताब मुझे दी। बोला ठीक है चाय बन रही है, जब तक एक इसमें पहले पेज पे एक स्टोरी है, उसको थोड़ा सा देखो कैसा लगती है आपको पढ़ के। उस किताब की उस स्टोरी को दोस्त जब मैंने पढ़ा, शुरुआत में तो मैंने अनमने मन से लिया, लेकिन जिस समय उस स्टोरी को पढ़ा, उसका सार मेरी समझ में आया, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, और अपने ऊपर मुझे दया आने लगी और शर्म भी आने लगी। क्योंकि मैंने सुना था जिंदगी में ऊपर वाला हर किसी को अपॉर्चुनिटी देता है, बुद्धिमान वो होते हैं जो पकड़ लेता है, मूर्ख वो होते हैं जो छूटने के बाद जिंदगी भर उसके पीछे भागता है, लेकिन हाथ नहीं आती है।
उस स्टोरी ने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या वो स्टोरी आप सुनना चाहते हो? मैं जहां भी जाता हूं, जब भी जाता हूं, जिधर भी जाता हूं, लेकिन वो स्टोरी को मैं जरूर शेयर करता हूं, क्योंकि वो जिंदगी में मेरी एक प्रेरणा स्रोत रही, मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रही। आज जो कुछ भी मैं यहां पे हूं, अगर वो शायद स्टोरी नहीं सुनी होती, स्टोरी वो नहीं पढ़ी होती, स्टोरी वो नहीं शेयर की होती, तो आज मैं यहां नहीं होता। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, इंसान है। मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, कहीं भी जाओ, पूजा करने के लिए जाते हैं हम लोग। कुछ कम जाते होंगे, लेकिन लोग जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो जब हम पूजा करने जाते हैं तो जूते कहां उतारते हैं? कहां उतारते हैं? सीढ़ियों पे। सीढ़ी किसकी बनी है? अंदर जाते हैं, मत्था किसके सामने टेकते हैं? पूजा किसकी करते हैं? प्रसाद किसको चढ़ाते हैं? घी का दीपक किसको चढ़ाते हैं? फूल माला किसको चढ़ाते हैं? मूर्ति का। और मूर्ति किसकी बनी है? पत्थर की। ये देखिए तकदीर का खेल। एक सीढ़ी जो पत्थर की बनी है, जो भी व्यक्ति, चाहे बच्चा आ रहा है, चाहे महिला आ रही है, पुरुष आ रहा है, जवान आ रहा है, बुजुर्ग आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो सीढ़ी वाले पत्थर को जूते देके जा रहा है। और वही इंसान अंदर उसी पत्थर की मूर्ति को वो फूल माला देके जा रहा है, वो भजन कीर्तन देके जा रहा है, वो सलाम देके जा रहा है, वो मन्नत मांग के जा रहा है। दोनों की फर्क देखिए। ये देखते देखते मूर्ति वाले पत्थर को देख के सीढ़ी वाले पत्थर ने बोला, वाह मेरे दोस्त, तुमने क्या किस्मत पाई है। हम एक ही पहाड़ी से आए थे, एक ही गाड़ी से आए थे, तुमको मूर्ति का मौका मिला। आज लोग तुम्हारे आगे नतमस्तक होते हैं। मैं सीढ़ी में लग गया हूं, मैं जान नहीं, पहचान नहीं, कोई दोस्त नहीं, फिर भी लोग मुझे जूते देके जाते हैं। मूर्ति वाले पत्थर ने मुस्कुरा के बोला, मेरे दोस्त तुम सही कह रहे हो। तुम्हारी ये भी बात सही है कि हम एक ही गाड़ी और एक ही पहाड़ी से आए थे, लेकिन यहां से आगे का शायद तुम भूल रहे हो। तुम्हें पहले मौका मिला था। जिस शिल्पकार ने, जिस कारीगर ने, जिस मिस्त्री ने जो मुझे मूर्ति के रूप में मुझे बनाया, पहले नंबर तेरा आया था। उसने एक चोट मारी, तुम सह नहीं पाए। एक हथौड़े की चोट तुम सह नहीं पाए, तुम टिक नहीं पाए। तुमने जो दिग्भ्रमित हो गए, तुम में धैर्य नहीं रहा, इसलिए तुम टिक नहीं पाए। और वो जिस कारीगर की एक चोट नहीं सह पाए, उसी कारीगर की 6 महीना लगातार वही हथौड़ा, वही छेनी, वो काटता रहा, मैं कटता रहा। वो मारता रहा, मैं मरता रहा। वो देता रहा, मैं सहता रहा। वो ठोकता रहा, मैं डटा रहा। इसलिए मेरे दोस्त, तू उसकी चोट नहीं सह पाए, इसलिए तू लोगों को सहेगा, जिंदगी भर उनके जूते सहेगा। और मैंने एक इंसान को 6 महीना जेल लिया, और इंसान की आगे आने वाली पीढ़ियां मुझको झेलेंगी। मेरे दोस्तों, जब ये स्टोरी का सार जब मेरी समझ में आया, मैंने वही अप्लायंस जिससे पैसे मांगे थे, मैंने वही अप्लायंस जिसको मजबूर किया था आने के लिए, मैंने वही अप्लायंस जिसको घर तक भी नहीं मौका दिया, ऑफिस में ही पैसे मांग लिए थे। इसके बाद मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था, अपने जमीर को जवाब नहीं दे पा रहा था, अपने सपनों को चकनाचूर होते देख पा रहा था कि काश अगर ये अप्लायंस ना होते, ये मेरे को स्टोरी नहीं सुनाते, तो मैं अपने पैसे वापस ले जाता।